अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखें, हमने कहा था कि रोल ऑफ डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। देखें, जब ये बात प्रूव होगी कि हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी करेक्टर या ट्रेट का ट्रांसफ़र होना डीएनए की वजह से होता है। उसके बाद हमने क्या किया, डीएनए को मज़ीद जानने की कोशिश की कि डीएनए असल में है क्या चीज़। तो अब हम डीएनए को खोल के आज पढ़ेंगे कि डीएनए के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले एक जर्मन केमिस्ट था, उसका नाम था फ्रेडरिक माइस्चर। उसने क्या किया था, डिस्कवर किया था डीएनए को इन 1869 में उसने डिस्कवर किया था। देखें, ये 4 ईयर लेटर है मेंडल्स वर्क के। मेंडल्स ने कब अपने जो काम था वो कब पेश किया था, 1865 में। इसने 4 साल बाद पेश किया अपना। ही एक्सट्रैक्टेड अ वाइट सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सेल एंड फिश स्पर्म सेल। उसने ना एक वाइट किस्म का एक मादा उसने लिया, एक तो इंसान के जो सेल है उसके न्यूक्लियस से, या फिर उसने और कहाँ से लिया, फिश जो है उसके स्पर्म से लिया है उसने। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लियंस नाम दिया था, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला। इसको नाम हमने क्या दिया था, न्यूक्लियंस, बिकॉज डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इसने एक्सट्रैक्ट भी न्यूक्लियस से किया था, इसलिए उसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लियंस। उसके बाद उसने कहा इट वॉज एसिडिक इन नेचर, सो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अब देखें, जो डीएनए है वो एसिडिक इन नेचर है, उसी निस्बत से, उसी वजह से हमने इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक इसलिए कहा बिकॉज ये न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट किया गया था, और एसिड इसलिए हमने कहा था बिकॉज इसका जो नेचर था वो एसिडिक था, इसलिए हमने इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। देखें, अब आरएनए और डीएनए को हम अब न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। फ्राइडेक मैस्चर की वर्क के बाद उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम क्या था, PA11 वर्क। उसने क्या काम किया था, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। इसने एक बहुत ही अथेंटिक वे से प्रूव किया कि डीएनए के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट किस किस अंदाज से पाए जाते हैं। तो इसने क्या किया, ही फाइंड द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए और डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर इसने मालूम किया था। न्यूक्लियोटाइड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ, पहले हम न्यूक्लियोटाइड जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। जो दो डीएनए के स्ट्रैंडेड हैं वो आपस में, ये दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम न्यूक्लियोटाइड पहले पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, यानी डीएनए को जोड़ने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो एक होता है उसमें नाइट्रोजिनस बेस, और दूसरा होता है पेंटोज शुगर, और तीसरा कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड में होता है फास्फेट ग्रुप। अब देखें, ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, और ये फास्फेट ग्रुप है। अब दो डीएनए के स्ट्रैंड इनके जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक स्ट्रैंड से लेकर दूसरे स्ट्रैंड तक ये इन चीज़ों के जरिए कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस मुख्तलिफ किस्म के हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं। उसके बाद पेंटोज शुगर भी 2 किस्म के होते हैं, डीएनए में अलग होते हैं और आरएनए में अलग किस्म का पेंटोज शुगर होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में आगे चलकर पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियोसाइड बाज़ औक़ात आ जाता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ है, न्यूक्लियोटाइड विदाउट फास्फेट ग्रुप, यानी कि फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर दो, यहाँ पर आप हाथ रख दें, बाकी ये जो स्ट्रक्चर बच गया, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड रह गया। देखें, अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि नाइट्रोजनियस बेस और पेंटोज शुगर को मिलाने पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। या आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, इससे फास्फेट ग्रुप रिमूव कर दो, बाकी जो स्ट्रक्चर बच रहा है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या क्या है, न्यूक्लियोसाइड भी उसको कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनियस बेसिस कौन कौन से होते हैं, उसके बाद पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए में अलग कैसे होते हैं, फास्फेट ग्रुप तो हमेशा सेम है। पेंटोज शुगर हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ये 5 कॉर्नर वाला है और 5 कार्बन है इसके, 1 2 3 4 5। ये अंडरस्टूड बात है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। हमने यहाँ पर कार्बन नहीं दिया, देखें यहाँ पर असल में कार्बन आता है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो CH2 लिखा हुआ है, ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन हमने यहाँ पर इसलिए नहीं दिया बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कार्बन ने ही आना है।
तो सबसे पहले हम नाइट्रोजनस बेस को जानेंगे। नाइट्रोजनस बेस क्या है? नाइट्रोजनस बेस दो किस्म के होते हैं। यहाँ पर ये जो बनाया, ये दो किस्म की, एक प्यूरिन्स होते हैं और दूसरे पैरामिडीन्स। ये प्यूरिन्स और दूसरे पैरामिडीन्स। प्यूरिन्स कौन से होते हैं? लार्ज साइज इनका होता है और इनका वेट भी है, बिकॉज साइज ज्यादा है तो वेट भी हाई है। और ये दो रिंग्स कहते हैं, एक 6 कार्बन वाला या कॉर्नर वाला और दूसरा 5 कॉर्नर वाला, यानी दो रिंग मिलेंगे तो उनसे प्यूरिन्स बनेंगे। प्यूरिन्स आगे मजीद दो किस्में हैं, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और दूसरा है पैरामिडीन्स। दो किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एक प्यूरिन्स और दूसरा पैरामिडीन्स। पैरामिडीन्स स्मॉल साइज्ड होते हैं, इनका लो वेट होता है और एक ही जो है वो रिंग होता है और वो 6 कॉर्नर का होता है, जबकि यहाँ पर दो रिंग होते थे, एक 5 कॉर्नर वाला और एक 6 कॉर्नर वाला। तो अब हम पहले प्यूरिन्स को इन डिटेल पढ़ेंगे, प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर हैं, एक एडेनिन और गवानीन। देखिए यहाँ पर या तो एडेनिन लगेगा या गवानीन लगेगा। यहाँ अगर प्यूरिन्स लगा तो एडेनिन या गवानीन लगेगा। अगर यहाँ पर पैरामिडीन लगेगा तो पैरामिडीन की आगे मजीद 3 किस्में हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। पहले हम प्यूरिन्स देखते हैं कि अगर यहाँ पर प्यूरिन्स लगता है तो प्यूरिन्स में कौन कौन से वो हैं। एक है एडेनिन और दूसरा गवानीन। अब यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर ड्रा करना काफ़ी मुश्किल है कि कैसे हम इनके स्ट्रक्चर को ड्रा करें। एक देसी तरीका आप देखें, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, इस तरीके से अगर आप डायग्राम को ड्रा करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। कार्बन और नाइट्रोजन की पोजीशन को याद करने के लिए ये आपके लिए आसानी होगी। कार्बन के बाद नाइट्रोजन तरतीब के साथ ऐसे आपने बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर भी ऐसे कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन साथ हैं। अब आपके लिए एक बात थोड़ा सा याद करना मुश्किल होगा कि यहाँ पर एडेनिन और गवानीन में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक बात तो आप हमेशा याद रखें, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। आपने इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं आरलेज में। और जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी है 3। आपने नाइट्रोजन के हर हाल में 3 जो है उसके बॉन्ड पूरे करने हैं आपने। तो यहाँ पर आप देखें एडेनिन और गवानीन, इनमें डिफरेंस क्या है? एडेनिन में क्या है, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। ठीक, यहाँ पर देखें कार्बन अगर NH2 के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर कार्बन के अगर यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड बना दोगे, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल, तो यहाँ पर बॉन्ड इसके कम पड़ जाते हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड की अब कार्बन के देखें 4 वैलेंसी पूरी हो जाती है, 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब नाइट्रोजन को देखो, इसके 1 2 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पर कार्बन को देखो, यहाँ पर फिर एक तो हाइड्रोजन के साथ मिल गया, 1 2 और यहाँ पर 3, लेकिन इसकी वैलेंसी 4 है इसलिए हमने इसको डबल बॉन्ड किया। फिर नाइट्रोजन के साथ ये 2 इसके बॉन्ड ये हो गए, 1 ये 3, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड ये 1 ये 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन को देखो 1 2 तो बन गए, लेकिन इसके 3 वैलेंसी है इसलिए यहाँ पर हमने इसको हाइड्रोजन अटैच किया। बाकी ये कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड ये, एक तीसरा और ये चौथा। इस तरह इनकी वैलेंसी को याद करोगे आपके लिए बहुत ही आसानी होगी स्ट्रक्चर को ड्रा करने में। इनके स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर NH2 यहाँ पर है एडेनिन में और गवानीन में NH2 यहाँ पर है और गवानीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सिमिलर सी हो जाती हैं। उसके बाद हम पैरामिडीन्स पढ़ेंगे। पहले नाइट्रोजन बेस में हमने सिर्फ प्यूरिन्स पढ़ा, अब हम पैरामिडीन्स पढ़ेंगे। ओके, पैरामिडीन्स में 3 किस्म की चीज़ें हैं, एक साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। देखें, अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ RNA में होता है और थायमीन सिर्फ और सिर्फ DNA में होता है। यानी कि जहाँ पर DNA होगा वहाँ पर थायमीन होगा, जहाँ पर RNA होगा वहाँ पर यूरेसिल होगा। बाकी एक साइटोसिन दोनों में होता है, RNA DNA में दोनों में होता है, और उधर से एडेनिन गवानीन वो भी दोनों में ही होता है, लेकिन यूरेसिल और थायमीन में एक्सचेंज आता है। अगर ये हो DNA तो एडेनिन के साथ मिलेगा थायमीन, अगर ये हो RNA तो एडेनिन के साथ मिलेगा यूरेसिल। बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर पहले आप देखें कि वही यहाँ पर हमने कहा था कि पैरामिडीन्स एक रिंग वाले जो हैं होते हैं, एक रिंग के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ये देखें सारे एक रिंग के, वहाँ पर 2 रिंग थे, एक 5 कार्बन वाला 5 कार्बन वाला और एक 6 कार्बन वाला। यहाँ पर एक एक रिंग है,
यहाँ पर दूसरा रिंग है ही नहीं, और एक रिंग 6 कॉर्नर वाला है और इसलिए इनका वेट भी लो होता है। लिहाजा सबसे पहले साइटोसिन, उसके बाद यूरासिल और उसके बाद थायमिन। अब यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए वही सेम फार्मूला है हमारे पास। आप पहले यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन और यहाँ पर कार्बन डबल, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डबल, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, यहाँ पर कार्बन डबल, इसलिए यहाँ पर हर जगह पे, वहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है बिकॉज यहाँ कार्बन डबल बर्तबार है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी देखें डबल बॉन्ड है। अब बेस यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ सब में सेम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ है। देखिए ये चीज़ें पैरामिडीन्स में कॉमन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ में होना, ये चीज़ें कॉमन है सब में। अब जो बेसिक डिफरेंस है वो यूरासिल और थायमीन में और साइटोसिन में, देखिए साइटोसिन में यहाँ पर NH2 आता है, जबकि यूरासिल और थायमीन में दोनों में डबल बॉन्ड ओ आता है। बाकी स्ट्रक्चर इनके सेम है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है सिर्फ, बाकी वैलेंसी हम पूरी करेंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करेंगे और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी करेंगे, लेकिन जो डिफरेंस है वो यहाँ पर यूरासिल और थायमीन में क्या है कि जो थायमीन है वहाँ पर CH2 लगता है, जबकि यूरासिल में ऐसे नहीं है। यूरासिल में कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यूरासिल में हाइड्रोजन आ जाता है, जबकि यहाँ पर वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या आ जाता है? कार्बन। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये कार्बन है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, 1 2 हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, तो ये 3 हो गया। लिहाजा हमें महसूस हो गया कि हमने गलती की, यहाँ पर CH2 नहीं आता जबकि CH3 आता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 3 है तो इसकी वैलेंसी हमने हर हाल में पूरी करनी होती है। उसके बाद अब हमने स्ट्रक्चर को, एक मिनट प्रीवियस पेज में देखें, स्ट्रक्चर में हमने कहा था ये केमिकल नेचर ऑफ DNA है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट। अब नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़ा प्यूरिन्स पैरामिडिन्स पर मुश्तमिल होता था, और अब हम फॉस्फेट ग्रुप जानेंगे, उसके बाद हम पेंटोज शुगर भी पढ़ेंगे। अब पहले हम फॉस्फेट ग्रुप देखेंगे, फिर पेंटोज शुगर। अब देखें ये फॉस्फेट है, यहाँ पर फॉस्फेट, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, देखें ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड फॉस्फेट के साथ बनाया, और फॉस्फेट की जो वैलेंसी है फास्फोरस की 5 है। फास्फोरस 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बना रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर HPO4। असल में ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, HPO4। एक हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ मिल गया, इसकी 2 वैलेंसी पूरी होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड वैलेंसी पूरी होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं है, इसलिए हमने ऊपर इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया, बिकॉज ये आगे बॉन्ड नहीं बना रहा। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाएगा आगे, तो ये जो बॉन्ड है ये आगे शेयर होगा, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कैसे ये शेयर होता है, एक स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में कैसे ये शेयर होता है। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट था हमने कहा था, उसमें वो क्या था? पेंटोज शुगर। ये देखें ये पेंटोज शुगर। अब इस पेंटोज शुगर के बारे में, ये DNA का पूरा स्ट्रक्चर है ना, सॉरी न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, DNA के जो 2 स्ट्रैंड है उसको उनको जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो ये है, यानी न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, वो हम पढ़ेंगे। ओके, पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है, ये भी पेंटोज शुगर है। अब यहाँ पर इसका हमने नाम दिया डीऑक्सीराइबोज, सिर्फ DNA में होता है, और इसका नाम जो है हमने दिया राइबोज, ऑनली राइबोज, और ये सिर्फ RNA में होता है, RNA ओनली। अब डिफरेंस क्या है इनके स्ट्रक्चर में? देखिए पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला और 5 कॉर्नर वाला, 5 कार्बन और 5 कॉर्नर वाला मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह करेंगे। अब यहाँ पर देखें 5 कार्बन कैसे, 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन होता है, मैंने कार्बन लगाया नहीं है बिकॉज ये अंडरस्टूड है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और ये 4 और ये 5 कार्बन है, तो लिहाजा ये 5 कार्बन, और कॉर्नर देखो 1 2 3 4 5 कॉर्नर भी इसके हो गए। लेकिन फ़र्क ये है कि DNA में डीऑक्सीराइबोज होता है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा होता है राइबोज में, यानी RNA अगर होगा तो वहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होगा, जैसे ये देखें यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर ओनली H लगा हुआ है। यही डिफरेंस है, डीऑक्सीराइबोज जो DNA के लिए होता है और सिर्फ राइबोज जो RNA के लिए होता है। सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है डीऑक्सीराइबोज में। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन निकाल देना, और ये राइबोज है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ, OH ग्रुप लगा हुआ है, यही डिफरेंस है।
उसके बाद हमारे जो लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट है हमारे पास, वो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। किसी भी बोर्ड को आप देखें, अगर आप उनके पेपर प्रीवियस बोर्ड के देखें तो ये सवाल किसी न किसी बोर्ड में किसी न किसी सूरत में लाजमी आया होता है। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, पहले हम एक इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद फिर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, तो फिर हम डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। द फॉस्फेट ग्रुप इज अ लिंक्ड बिटवीन टू शुगर्स बाय अ पेयर ऑफ एस्टर बॉन्ड, सो द लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो पहले आप देखें उसने क्या कहा कि दो शुगर्स के दरमियान, देखें ये भी पेंटोज शुगर है, ये भी पेंटोज शुगर है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर दो फास्फेट बॉन्ड बन गए, पेयर ऑफ एस्टर बॉन्ड बन गए। वो एस्टर बॉन्ड कौन कौन से हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, पहले हम डेफिनेशन पूरा करते हैं। सो द लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड। अब आप कहोगे कि पहले आप कह रहे हो कि दो शुगर्स के दरमियान बॉन्ड, और अब आप कह रहे हो कि लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर आप देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को रिमूव कर दो, तो आपको मैंने प्रीवियस पेज पे पढ़ाया था कि नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप जब भी मिलते हैं तब क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है। अब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड है, यहां पर दो एस्टर बॉन्ड बनेंगे। उन एस्टर बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, असल में एस्टर बॉन्ड क्या है, COC, इसको हम एस्टर बॉन्ड, एस्टर लिंकेज कहते हैं। लेकिन यहां पर हम फास्फोडाइएस्टर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहां पर एक कार्बन की जगह पर P है, C नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वरना हम डाइएस्टर बॉन्ड भी कह सकते थे, ओनली डाइएस्टर, यहाँ पर फास्फेट मौजूद है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ CH2OH होता था पहले, यहाँ से OH रिमूव हो गया और कार्बन ने फास्फेट के ऑक्सीजन के साथ, फास्फेट के लेट्स सपोज इस ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पहले इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया। देखें इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, बिकॉज OH ग्रुप को निकाला और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया, तो यहाँ पर फास्फेट के साथ इसके साथ बॉन्ड बन गई। और ये फास्फेट के साथ जो डबल बॉन्ड O है वो वैसे ही है, और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वैसे ही है। जबकि POH होता था, POH, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पर से एक OH निकलता था और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और देखें यहाँ पर POC, यहाँ पर C है एक्चुअली, अंडरस्टूड है, हमने ड्रा नहीं किया। POC एक बॉन्ड, एक एस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर देखें POC दूसरा डाइएस्टर एस्टर बॉन्ड, सॉरी, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पर, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पर, ये डाइएस्टर बन गया। अब बिकॉज कार्बन की जगह पर यहाँ पर फास्फेट ग्रुप मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर देखें, द फास्फेट ग्रुप इज लिंक बिटवीन टू शुगर्स बाय अ पेयर ऑफ सिस्टर बॉन्ड। एक शुगर ये है, एक शुगर ये है, यहाँ पर दो एस्टर बॉन्ड है, ये सिस्टर एस्टर बॉन्ड, एक एस्टर बॉन्ड ये है, एक एस्टर बॉन्ड ये है, पेयर ऑफ एस्टर बॉन्ड। सो द लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड, एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट ये है, इन दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो है बॉन्ड, जो लिंकेज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।